नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35 जो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित है और ये आपकी 24 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में आपने जाना था कि इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ और जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, और इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि ब्रिटेन का एकीकरण किस प्रकार हुआ और यह ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो अगर हम इटली और जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय बोलें या उनका एकीकरण बोलें, वो कैसे हुआ था, या तो क्रांति के बल पर हुआ था या युद्धों के बल पर। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो राष्ट्रवाद था वो किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। यानी यहाँ पे एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सबसे पहले है कि 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। राष्ट्र राज्य क्या होता है? एक ऐसा आधुनिक राज्य जिसमें एक केंद्रीय शक्ति प्रभु सत्ता होता है, ऐसी सत्ता जिसके पास सारे निर्णय लेने के अधिकार हों। ठीक है, प्रभु सत्ता हो तथा उसके शासकों और अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव हो। अब शासक मतलब जो सरकार में लोग हैं उनमें, और जो उसके नागरिक हैं उनमें साझा पहचान का भाव होना चाहिए। जैसे हमारे सरकार में जो भी लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, अन्य मंत्री हो गए, उनकी और जो आम नागरिक है उनकी साझा पहचान क्या है? हम सब क्या है? भारतीय। इसके अलावा ये है कि जो राष्ट्र राज्य के लोग होते हैं वो एक साझा इतिहास और साझा विरासत की भावना भी रखते हैं कि देखो हमारा जो है इतिहास जो है साझा, उनका इतिहास भी वही है जो हमारा है, जो हमारी सत्ता में बैठे हुए। ठीक है, और हमारा भी वही है, आम जनता का भी, और उनके पास भी वही हमारी जो देश की विरासत है वो उनकी भी विरासत है जो सत्ता में बैठे हैं, और हमारी भी, यानी कि आम नागरिकों की भी। तो आप समझ गए कि राष्ट्र राज्य क्या होता है। तो 18वीं शताब्दी से पूर्व तक ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। अब उसके बाद आते हैं आगे कि जो आंग्ल राष्ट्र है, अब आंग्ल राष्ट्र हम बोलते हैं इंग्लैंड को। ठीक है, ये इंग्लैंड वही इंग्लैंड है जिसने हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन किया। तो जो आंग्ल राष्ट्र था उसने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार करना आरंभ कर दिया। और उस समय जो इंग्लैंड था ना बेटा, ये जो बाकी के जो ब्रिटेन के जो अन्य जो देश थे, ठीक है, ब्रिटेन जो है बहुत सारे देशों से मिलकर बना हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं। तो इनमें जो इंग्लैंड था वो जो है काफ़ी शक्तिशाली देश था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना औद्योगिकरण पहले हो गया था। ठीक है, यहाँ पे औद्योगिकरण की वजह से जो है इन्होंने जो अपना साम्राज्य जो है बहुत मतलब पूरे विश्व में फैला दिया था। आपने देखा था हमारा देश भी क्या था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। यानी ब्रिटेन का जो साम्राज्य है वो हमारे यहाँ पर भी था, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, सॉरी, ठीक है, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं हम। तो अब इनके पास सत्ता भी थी, इनकी सेना भी बहुत मजबूत थी। इनके पास सेना भी जो है बाकी देशों की तुलना में इनके पास जो ज़्यादा सेना थी और मजबूत सेना थी, पैसा भी बहुत था और राजनीतिक रूप से भी ये बहुत मजबूत थे। तो इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, इन्होंने अपना साम्राज्य का तो विस्तार किया ही किया, इसके अलावा आसपास के जो द्वीप समूह थे उन पर भी विस्तार आरंभ कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1688 में इंग्लैंड में क्या हुआ कि जो राजतंत्र था उससे सारी शक्तियाँ छीन ली गई, यानी राजा को हटा दिया गया और उसकी जो सारी शक्तियाँ थी वो किसको दे दी गई? संसद को। ठीक है, तो 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया और इसके बाद जो है ब्रिटेन के एकीकरण की शुरुआत हुई। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। अब आपको पता ही है जो इंग्लैंड है वो अधिक शक्तिशाली था अन्य जो ब्रिटेन के जो राजे थे उनसे। तब जब उसने स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया तो जो पार्लियामेंट थी, ठीक, जो संसद थी, उस पर जो आधिपत्य था वो इंग्लैंड के लोगों का ही था क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल थे। इसके अलावा इन्होंने स्कॉटलैंड की जो संस्कृति है, उनके राजनीतिक संगठन है, उनको दबाने की कोशिश की और उन पर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पोशाक जो है लादने की कोशिश की। और यही कार्य इन्होंने क्या किया आयरलैंड के साथ। अब आयरलैंड में जो है एक तरह से इसका विरोध हुआ। वहाँ पे एक पार्टी थी आयरलैंड में, यूनाइटेड आयरिशमैन पार्टी, उसमें एक थे वोल्पटोन। तो उन्होंने क्या किया, 1798 में जो इंग्लैंड के जो ये जो कर रही थी उसके विरोध में विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह जो है वो क्या हुआ, असफल रहा, उसको दबा दिया गया क्योंकि इंग्लैंड जो बहुत शक्तिशाली था, उसके पास सेना भी थी, पैसा भी थी, सत्ता भी था। तो ये जो विद्रोह है असफल रहा और ये दबा दिया गया।
और 1801 में आयरलैंड को जो है बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। उसके बाद जो है जो नया ब्रिटेन बना उसमें जितने प्रतीक थे, चिन्ह थे, ठीक है, उनका झंडा था, भाषा थी, उसमें सब में जो है इंग्लैंड को ही जो है उसका प्रभुत्व था। एक तरह से उसी की संस्कृति, उसी की भाषा, उसी के चिन्हों को जो है खूब बढ़ावा दिया गया। चलो, अब ये तो हो गया ब्रिटेन में का एकीकरण हो गया, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किस तरह से आया वो पता चल गया आपको। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। तो ये जो यूनान है ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था 15वीं शताब्दी से। देखो, यूनान जो है एक बहुत पहले पुराने समय में बहुत शक्तिशाली और राज्य हुआ करता था, इसका गौरवमयी इतिहास रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसके जो शासक थे वो विलासी प्रवृत्ति के हो गए और ये कमज़ोर होता चला गया और 15वीं शताब्दी में इस पर तुर्की ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तुर्की ने ना बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ पे कब्ज़ा कर लिया था, जिसको ये जो इसने जहाँ पे इसने कब्ज़ा किया था वो क्या कहलाता था, उसका ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, जो तुर्की के कब्ज़े में जो यूरोपीय हिस्से थे वो क्या कहलाते थे, ऑटोमन साम्राज्य। तो अब ये तुर्की के अधीन था। अब जब 1789 में फ्रांस में जो है क्रांति हुई और वहाँ के लोगों ने वहाँ के जो राजा थे उसको हटा करके जनतंत्र की स्थापना कर दी, अपने आप को वहाँ के राजा से एक तरह से आज़ाद करवा लिया। तो इस चीज़ ने यूनानी लोगों के मन में भी स्वतंत्रता की भावना को जगा दिया। ठीक है, प्रज्वलित कर दिया ना, जगा दिया। उनको लगा कि हम भी जो हैं अपनी आज़ादी के लिए अगर लड़ाई लड़ें तो हम भी आज़ाद हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, 1821 से स्वतंत्रता के लिए यानी कि आज़ाद होने के लिए संघर्ष शुरू हो गए। तो इसमें उनका किस किस ने साथ दिया, यहाँ पे वहाँ स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ था उसमें किसने उसका साथ दिया था, यूनान के लोगों को जो निर्वासन में रह रहे थे। निर्वासन होता है कि ऐसे लोग जिनको देश से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है, और वो दूसरे देशों में जाकर रह रहे थे, तो उन सब लोगों ने यूनानियों को समर्थन दिया। इसके अलावा जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे उनका भी उनको समर्थन मिला, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि। अब उनकी सहायता से उन्होंने एक तरह से अपना जो है आज़ादी की लड़ाई जो है शुरू कर दिया। और इसके अलावा उनको और किसने इसमें योगदान दिया, वो थे कवि और कलाकार। ठीक है, इन्होंने भी जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जनता के मन में, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना को डालना और उनके मन में जो है आज़ादी की मतलब आज़ादी के लिए लड़ने की जो भावना वो पैदा करने का काम किसने किया, वहाँ के जो कलाकार थे, कवि थे। ठीक है, उनमें ही एक कवि थे लॉर्ड बायरन। ठीक है, अंग्रेजी कवि थे, इनका नाम था लॉर्ड बायरन। इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपनी कविताओं के द्वारा जो है लोगों में स्वतंत्रता की जो है भावना भरने के लिए, आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी धनराशि एकत्रित की, ठीक है, इन आज़ादी की लड़ाई को लड़ने के लिए। और वह युद्ध लड़ने के लिए भी गए, यानी उन्होंने युद्ध में भी भाग लिया। वहाँ क्या हुआ, 1824 में बुखार के कारण इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने बहुत ही अहम जो है योगदान दिया था यूनान की आज़ादी के लिए। 1832 में कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया। अब लास्ट में क्या हुआ था, कुस्तुनिया की संधि हुई थी, जहाँ पर जो ये यूनान है वो एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। ठीक है, और इसकी जो स्वतंत्रता थी उसमें मैंने कहा ना, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों ने इसका साथ दिया था, जिसकी वजह से ये तुर्की से जो है आज़ाद हो गया था। अब चलते हैं आगे, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, बाल्कन समस्या। तो बेटा ये ना बड़ी भयंकर समस्या थी, क्योंकि इसी समस्या के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस पर कि जो बाल्कन है ये भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। निर्जातीय होते हैं जो मतलब देश से अपनी पहचान को नहीं जोड़ते। ठीक है, ये एक नस्ल के आधार पर या संस्कृति के आधार पर या उद्गम के आधार पर या समुदाय के आधार पर अपनी पहचान को मानता है कि हम इस संस्कृति है, जैसे हम लोग हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, ठीक है, हम कैथोलिक हैं, हम प्रोटेस्टेंट हैं। तो ये लोग इस तरह की जो पहचान है वो लिए हुए थे। अब चलते हैं आगे। अब इस बाल्कन साम्राज्य में कौन कौन शामिल था, इसमें थे रोमानिया, ठीक है, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोशिया, स्लोवाकिया, सर्बिया आदि शामिल थे। अब इन क्षेत्रों में रहने वाले जो मूल निवासी थे उनको स्लाव कहा जाता था। अब बाल्कन क्षेत्र का भी एक बड़ा हिस्सा जो है ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। मैंने बताया था ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का साम्राज्य था। बाल्कन साम्राज्य में जो है रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति जो है काफ़ी विस्फोटक हो गई। अब देखो,
राष्ट्रवाद क्या होता है, आपने देखा देश प्रेम की भावना होती है ना, कि हम अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर लेकर चलते हैं। लेकिन जो बाद में जो राष्ट्रवाद पनपा, उसमें क्या हो गया, वो एक इस तरह का राष्ट्रवाद है कि मेरा ही देश सर्वश्रेष्ठ है ना, कि हम हमारा देश ही सबसे अच्छा है, दूसरों से ज़्यादा बेहतर है, अपने आप को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझना और दूसरों को जो है वो अपने से कम समझना। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई, आपस में जो झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जो खुद को ज़्यादा बेहतर बताता है और दूसरे को अपने से कम बताता है, तो क्या होगा, इससे द्वेष और ईर्ष्या की भावना पैदा होगी, और जिसकी वजह से जो है बहुत जो है क्या कहेंगे कि झगड़े वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यही ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ था। चलो आगे चलते हैं कि बाल्कन साम्राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से जो स्थिति है वो काफ़ी विस्फोटक हो गई। अब मैंने बताया कि वहाँ पे उस पहले क्या था, ऑटोमन साम्राज्य था, तब तक तो वहाँ पे बिल्कुल शांति थी। लेकिन जब ये लोग जो है अपने आप को उससे अलग करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, और यहाँ पर इस तरह का राष्ट्रवाद पनप गया जिसमें ये कि हम ही बेहतर हैं और जो दूसरा है वो हमसे कम है, तो इससे यहाँ पर ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाएं पनपी, इनमें आपसे जो है झगड़े बढ़ गए, और जिससे जो स्थिति थी वो काफ़ी विस्फोटक हो गई। चलो एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। यहाँ पे किसके चंगुल से निकलकर, ऑटोमन साम्राज्य के। ठीक है, उस समय ऑटोमन जो साम्राज्य था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, तो ये जो लोग थे, ये जो देश थे, धीरे धीरे करके उससे बाहर निकलने लगे, अर्थात बाल्कन साम्राज्य से उन्होंने खुद को आज़ाद कर लिया। अब राष्ट्रीयताएं क्या होती है, राष्ट्रीयताएं ऐसी भावना होती है जिसमें ये कहते हैं कि हम पहले आज़ाद थे, ये बाहरी शक्ति है, इसने आकर हम पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इस तरह की जो भावना होती है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीयता। अब जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, तो बाल्कन क्षेत्र जो है गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया है ना। यहाँ पे मैंने कहा ना, ये हर कोई समझता था कि मैं ज़्यादा बेहतर हूँ दूसरे से, दूसरा मेरे से कम है, और इसकी वजह से उनमें क्या हुआ, टकराव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि जो हर बाल्कन प्रदेश था वो अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। वो चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्तियों को बढ़ाऊँ, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करूँ, और इसी समय यहाँ पे यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए जो है उनके बीच में जो बहुत कंपटीशन सा हो गया। आपको पता ना उस समय पे क्या चल रहा था, जो फ्रांस ब्रिटेन जैसे यूरोपीय शक्तिशाली देश थे वो दूसरे देशों में जाकर अपना साम्राज्य फैला रहे थे, उनको अपना उपनिवेश बना रहे थे। तो इन बाल्कन राज्यों के लिए भी इनमें आपस में जो है कंपटीशन हो गया कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा इन बाल्कन राज्यों पे कब्ज़ा करे, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो ये समस्या गहराती चली कि कंपटीशन था। फ्रांस चाहता था मैं ज़्यादा इलाके पे कब्ज़ा कर लूँ, फिर वो ब्रिटेन चाहता था मैं इसके इलाकों पे कब्ज़ा कर लूँ, और इस तरह से अन्य जो राष्ट्र थे वो भी चाहते थे, जिसके कारण यहाँ पर विभिन्न युद्ध हुए। और लास्ट में आपको पता होगा कि 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरू हुआ था। आपको ध्यान होगा वो ऑटोमन साम्राज्य के कारण ही हुआ था। ठीक है, इन बाल्कन क्षेत्रों की वजह से ही विश्व युद्ध जो है वो पहला शुरू हुआ। अब है प्रश्न नंबर 1, यदि आप कभी लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में कभी लॉर्ड बायरन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने न केवल इस संघर्ष के लिए धन इकट्ठा किया बल्कि युद्ध लड़ने भी गए। अगर मैं लॉर्ड बायरन की जगह होता तो निम्नलिखित प्रकार से यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में भूमिका निभाता। अगर आप लड़की हैं तो आप निभाती और होती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहला है कि क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण करता, अपने लेखों और कविताओं से लोगों में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के विचारों का प्रचार करता, स्वतंत्रता संघर्ष हेतु धन एकत्रित करता, स्वतंत्रता संघर्ष के युद्धों में भाग लेता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर आपकी वर्कशीट में ही बहुत अच्छे से दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर 2 लिखो। ठीक है, और उसके बाद आपका ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये 7 पॉइंट। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ये आपका उत्तर पूरा हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ जानते पहले बेटा इसको थोड़ा सा मैं और समझा देती हूँ। बेटा ये आप जो मैप देख रहे हो ये है हमारा ब्रिटेन का मैप, एकीकरण से पहले वाला। ठीक है, अब इसका जो एकीकरण है वो धीरे धीरे करके कई चरणों में हुआ। कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो है
1522 में जो इंग्लैंड है इसके साथ वेल्स आके जो है जुड़ गया। ठीक है, इंग्लैंड मैंने बताया था सबसे शक्तिशाली जो है यहाँ पे राज्य था। उसके बाद 1707 में जो है इंग्लैंड ने इसमें स्कॉटलैंड को मिला लिया। जब ये दोनों मिल गए तो इनका नाम रखा गया ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 1801 में बलपूर्वक जो ग्रेट ब्रिटेन था उसने अपने आप में किसको मिला लिया, आयरलैंड को। ठीक है, पूरे आयरलैंड को मिला लिया था और ये बन गया था यूनाइटेड किंगडम। किसको यूनाइटेड किंगडम किसको मिला के बना था, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। उसके बाद 1922 में जो है जो आयरलैंड है उसका एक हिस्सा जो है अलग हो गया। ठीक है, और नॉर्थ वाला जो हिस्सा है वो इसके साथ है यूनाइटेड किंगडम के साथ, और इस तरह से जो इसका एकीकरण है वो पूरा हुआ था। ठीक है, कई चरणों में 1542 से शुरू हुआ और 1922 तक ये प्रक्रिया चलती रही। आज आप जिसको जानते हो ब्रिटेन को, वो यूके है, यूनाइटेड किंगडम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न नंबर 3, बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसका उत्तर आप वर्कशीट में से ही देंगे, इसमें अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन बस आपको क्या करना है, इसको पॉइंट्स में लिखना है। तो ये आपका उत्तर 3 हो गया। और आप उसको पॉइंट्स में कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप यहाँ से लेके बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे और इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था और बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति जो है काफ़ी विस्फोटक हो गई। ठीक है, उसके बाद एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसकी चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी और जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्र समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की तो बाल्कन क्षेत्र में गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। उसके बाद हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाका की चाह रखता था और इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र को कब्जा जमाने के लिए जो के मध्य जो जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही। यहाँ तक हो गया तुम्हारा चौथा पॉइंट और ये लास्ट का 5वां पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इनको पॉइंट्स में जो लिख लेना। तो ये आपका उत्तर नंबर 3 हो गया। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित कर दिया। ठीक है, यह स्वतंत्रता की भावना को जगा दिया और इस क्रांति से यूनान व अन्य बाल्कन राज्यों में जो है राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको मजबूती मिली और 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। और उसके बाद क्या होता है, एक के बाद एक यूरोपीय राष्ट्रीयताएँ जो हैं वो अपने आप को ऑटोमन साम्राज्य के चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। उन्होंने अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और यह सब किसका परिणाम था, फ्रांसीसी क्रांति। इसी की वजह से उनको प्रेरणा मिली थी। ठीक है, अब आपकी ये वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई है। तो बेटा कोशिश करना इसको चैप्टर को जो है अच्छे से रीड कर लेना। अगर रीड ना कर पाओ तो इससे संबंधित जो पूरे डिटेल में वीडियोस बने हुए हैं इन चैप्टर से रिलेटेड उनको आप यूट्यूब पर देखो। इससे आपको जो ये चैप्टर है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मन लगा के पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लेके आइए। बाय बच्चों।